नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है लेटेस्ट न्यू वीडियो में। यूपी एलटी ग्रेड 2022 सामान्य अध्ययन वीडियो सीरीज का पार्ट नंबर 4 है। सबसे पहले वीडियो में जो पार्ट नंबर 1 है, हमने इतिहास को एक स्ट्रक्चर की सहायता से समझाया था। ठीक है, उसमें अगर आप बिगिनर हो या फ्रेशर हो तो बड़े आराम से समझ सकते हो। ठीक है, हम उस प्रकार इन सभी चीज़ों को करा रहे हैं। तो वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। इस वीडियो में हम कराएंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, और थोड़ा सा एक बार हम और स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेंगे स्टार्टिंग में। और ये जो वीडियो का कंटेंट रहेगा एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित रहेगा। ठीक है, तो प्रत्येक इसका जो डेटा है एकदम सैद्धांतिक डेटा है। ठीक है, ये कहीं से भी आपको मिसमैच नहीं मिलेगा। तो एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। और मिशन 30/30 यूपी एलटी ग्रेड 2022 के लिए जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अपकमिंग वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहने के लिए। और वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें। कुछ भी कहना है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं इस वीडियो के बारे में, जो भी आपके सजेशन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों को समझने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं। भारतीय इतिहास का जो स्ट्रक्चर है, मैंने सबसे पहले वीडियो में इसको पूरा फुल डिस्कस किया था। इसमें थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, भारत का जो इतिहास है ये अध्ययन सामग्री के आधार पर इसको बांटा गया है। तो इसके आप देख सकते हो 3 पार्ट हैं। नंबर 1 है प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 है आदि ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल। ठीक है, अब उत्तर क्यों बोलते हैं इसको पाषाण काल, क्योंकि पाषाण काल हम प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी बोलते हैं। ठीक है, और पाषाण काल के भी इसमें आप देख सकते हो 3 पार्ट हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। लेकिन उत्तर पाषाण काल मतलब पाषाण काल से आगे वाला जो टाइम है उसको उत्तर पाषाण काल बोला गया है। ठीक है, और जो तीसरा पार्ट है, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, जो तीसरा पार्ट है वो है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आपने सुना होगा प्राचीन भारत का इतिहास, नंबर 2 जो है मध्य भारत का इतिहास और नंबर 3 है आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसकी जो है लिखित सामग्री, ऐतिहासिक काल की लिखित सामग्री उपलब्ध है। और मानव जो है अपेक्षाकृत सभ्यता, ठीक है, मानव जो है अपेक्षाकृत सभ्यता, और ये 600 ईसा पूर्व से, ठीक है, 600 ईसा पूर्व के बाद से क्या है ये स्टार्ट हुआ है ऐतिहासिक काल। लेकिन ये जो आप देख सकते हो कि ये अज्ञात काल से, ठीक है, अज्ञात काल से 2500 ईसा पूर्व के बीच का प्राग ऐतिहासिक काल का जो है टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल को समझने के लिए, पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक सामग्री हैं जिनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, और आदि ऐतिहासिक काल है, इसके बारे में अध्ययन सामग्री हैं, लेकिन वो इस प्रकार की गूढ़ लिपि में लिखी हुई हैं जिनको पढ़ना असंभव है। ठीक है, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल। एक बार मैं आपको फिर प्राग ऐतिहासिक काल का पूरा इसका जो है डेफिनेशन दिखा देता हूँ। देखिए, आपको धैर्य के साथ धीरे धीरे सब चीज़ों को समझ के चलना है। और कहीं कहीं से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ोगे तो आप एक को याद करोगे, दूसरा भूलोगे, दूसरे को याद करोगे, तीसरा भूलोगे। तो स्ट्रक्चर के साथ आप पढ़ते चलिए और इनको अपने नोट्स में भी आप लिख सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगे। लेकिन मेरे हिसाब से जो नवीन एनसीईआरटी है इसमें सब कुछ इम्पोर्टेंट जो है पैटर्न ही रखा गया है, जो किसी ना किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। और मैं आपको एक बार बता दूं कि आप सिविल सर्विस का अगर एग्ज़ाम देते हैं तो उसके आधार पर एलटी ग्रेड बहुत आसान रहता है। चाहे आप राज्य सरकार का सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आप यूपीएससी एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर इसका जीके बहुत नॉर्मल टाइप का पूछा जाता है, तो 30/30 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और इसका आपका एलटी ग्रेड का मेरिट में बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। ठीक है, देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, और ठीक है, जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत सभ्य नहीं था, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। अब देखो, इस इतिहास को सिर्फ पुरातात्विक साधनों से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको काट काट के पढ़ता हूँ। कुछ लोग तो इस पर सोचेंगे कि पता नहीं ये कैसे हिंदी पढ़ते हैं, तो सिर्फ मैं उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करता हूँ जो ज़रूरी हैं आपके लिए। ठीक है, इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 आपको मैंने बता दिया स्ट्रक्चर में, अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व। मैं ईसा
ईसा पूर्व भी स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ ईसा पूर्व का मतलब क्या है, ठीक है। मध्य पाषाण काल, ध्यान से देखेंगे 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, उसको हम मध्य पाषाण काल बोलते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी हम आगे वन बाय वन पढ़ेंगे कि प्रापाषाण काल में मानव ने क्या खोज की थी, मध्य पाषाण काल में क्या खोजा था, नव पाषाण काल में मानव को कितनी जानकारी हासिल हो गई थी, ठीक है। और मैं बात करूँ नव पाषाण काल, देखेंगे यहाँ पर तो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच का जो कार्य का जो समय है वो नव पाषाण काल का समय माना जाता है, ठीक है। अब देखो मैंने एक तो बताया था टाइप ये वाला, और जो दूसरा टाइप आप देख रहे हो यहाँ पर आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं, लेकिन ऐसी अपुष्ट या फिर गूढ़ लिपि में लिखे हुए हैं जिनको समझना कठिन होता है, ऐसे काल को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें, देखो यहाँ पर इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत यानी कि 2500 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व के मध्य का जो इतिहास है उसको क्या माना जाता है, आदि ऐतिहासिक काल माना जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके, आराम से इनको देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा हम देखते हैं, देखो क्या जरूरी है, जो यानी कि ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इनमें से एक या दो क्वेश्चन आ जाता है, एक या दो क्वेश्चन जो प्राचीन इतिहास है उसमें से तो आ जाता है, लेकिन जो ऐतिहासिक काल हैं, ठीक है, तो ये इसके 3 पार्ट हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है जिसमें मानव सभ्य बन चुका था, उस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आता है जिसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। आई होप आपको तीनों पार्ट इसके समझ में आ गए होंगे। ये दूसरा पार्ट है जो हमने स्ट्रक्चर में बताया था, तीसरा पार्ट है, ठीक है। पूरा डिटेल में आप पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप इसके नोट्स बना लीजिए। देखिए आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है, सिर्फ हमारा आधे घंटे या पौने घंटे का वीडियो रहा करेगा, इसमें आपको संपूर्ण नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, और पॉलिटी का भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे जिससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एलटी ग्रेड में, और 2-3 क्वेश्चन करंट जीके के आते हैं, और बीच बीच में आपको करंट जीके के भी जो है वीडियो मिलते रहे करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिनको इसका भी लाभ मिल सके, जिनको इस चैनल के बारे में नहीं पता है, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। देखिए इतिहास के स्रोत का मतलब है जिनके आधार पर जो है इतिहास को आजकल हम पढ़ते हैं, तो वो स्रोत हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे हैं पुरातात्विक स्रोत। देखिए इनसे एक आध क्वेश्चन बनने की बहुत पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। और दूसरा है साहित्यिक स्रोत, और तीसरा है विदेश यात्रियों के विवरण, यानी कि विदेश यात्री जो भारत में आए थे, ठीक है, इतिहास के बारे में जानकारी करने के लिए, जिन लोगों ने अपने इतिहास के बारे में जो लिखा है, जिनसे हमें जो जानकारी मिली है, वो विदेशी यात्रियों के विवरण है, ठीक है। और साहित्यिक स्रोत क्या है, इनके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आपने साहित्यिक स्रोत के बारे में तो पढ़ा होगा, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद, अथर्ववेद है, जो भी है हम उनके बारे में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। और विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इस वीडियो में करने वाले हैं पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत ध्यान से देखेंगे, पहला जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का पुरातात्विक स्रोत है। देखिए प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक सामग्रियां जो हैं सर्वाधिक प्रमाणित हैं, ठीक है। हम आपने देखा होगा ना, कहीं पे कुछ निकलता है तो हम उसके बारे में जानकारी करते हैं, कुछ टाइम का है, ठीक है ना। तो सामग्री के आधार पर ही हम जानकारी जुटाते हैं कि ये किस टाइम का है, उस टाइम के मानव की सभ्यता किस प्रकार की थी, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत आप देखेंगे बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक एवं भवन, मूर्तिकला, चित्रकला और अवशेष, तो इनके आधार पर जो भी हम जानकारी जुटा पाए हैं ये इसके सब स्रोत हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इन सब स्रोतों के बारे में वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। चलिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा अभिलेख। अभिलेख क्या है, देखिए किसी भी कठोर सतह पर जैसे पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण लेख को अभिलेख कहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई पत्थर है या कठोर धातु है, उस पर उत्कीर्ण यानी कि जो उकेरा जाता है, इसको हम बोलते हैं उकेरना, ठीक है। जो भी आकृति होती है इसको उकेरना बोलते हैं, ठीक है, उकेरा जाता है, उन सब को हम अभिलेख बोलते हैं। आई होप आपको अभिलेख समझ में आ गया होगा। अभिलेख होता क्या है, अभिलेख, ठीक है। अभिलेख
पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं पर उत्खनित हैं, यानी कि उकेरे गए हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? अभिलेख। मैंने अभी इसको बताया आपको। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये डिफरेंट टाइप के एग्जाम में पूछा गया है। बीच बीच में मैं आपको इन चीज़ों को भी बताता चलूँगा कि ये एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुके हैं। तो एपिग्राफी अभिलेखों के अध्ययन को, यानी कि मैंने बताया पत्थरों या कठोर धातुओं पर उकेरी गई जो भी आकृति होती हैं उनको अभिलेख बोलते हैं। ठीक है, तो एपिग्राफी यानी कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। सर्वाधिक प्राचीन पठनीय अभिलेख अशोक के हैं जो प्राकृत भाषा में है। ठीक है, तो ये कई बार पूछ ले जाते हैं कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में हैं, तो सर्वाधिक जो प्राचीन जो पठनीय अभिलेख हैं वो अशोक के हैं और प्राकृत भाषा में। तो 2 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए। तीसरा अभिलेख क्या होता है? ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व हैदराबाद। ठीक है, पूर्व हैदराबाद राज्य में स्थित मौस्की एवं गुर्जरा से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है, यानी कि उसमें अभिलेखों में अशोक का नाम स्पष्ट लिखा हुआ है। उसे प्राय देवताओं का प्रिय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि मौर्य वंश का वह राजा जिसको प्रियदर्शी, ठीक है, देवताओं का प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से पुकारा जाता था, जाना जाता था, तो आंसर है अशोक। ठीक है, तो आंसर क्या है इसमें? अशोक। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं जो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी, लेकिन पश्चिमोत्तर प्रांत के, ध्यान से देना, पश्चिम उत्तर प्रांत के से प्राप्त जो उसके अभिलेख हैं वो किस में हैं? वो खरोष्टी में है। किस में है? खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, तो इन्होंने कितनी प्रकार की जो लिपियों को यूज किया था? ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि में है, यानी कि पश्चिम उत्तर के जो अभिलेख हैं वो खरोष्टी लिपि में हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, यानी कि दाएं से बाएं इस तरीके से लिखी जाती थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के शिलालेखों में यूनानी एवं आरमेइक लिपियों का प्रयोग हुआ है। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो अशोक के जो प्राप्त शिलालेख हैं उनमें यूनानी एवं आरमेइक लिपियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में सफलता मिली। किसको? जेम्स प्रिंसेप को। ध्यान से देखेंगे, यह भी एग्जाम में कई बार डिफरेंट टाइप के एग्जाम में पूछा गया है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम जो विदेशी था जेम्स प्रिंसेप, जो अंग्रेज था, उसको पढ़ने में सफलता मिली थी। तो इसका नाम पूछ लेते हैं। 1837 में पढ़ा था, ये भी कई बार डेट पूछ लिया गया है। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख 2500 ईसा पूर्व के हड़प्पा कालीन हैं जो मोहरों पर भाव चित्रात्मक लिपि में अंकित हैं। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछा गया है कि जो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कितने पुराने हैं, तो 2500 ईसा पूर्व हड़प्पा कालीन हैं जो मोहरों पर भाव चित्रात्मक लिपि में अंकित हैं, जिनका प्रमाणिक पाठ अभी तक असंभव बना हुआ है, यानी कि जिनका जो प्रमाणिक पाठ है वह अभी तक असंभव है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रथम श्रेणी के अभिलेखों में अधिकारों और जनता के लिए जारी किए गए, ठीक है, जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक राज्यादेशों एवं निर्णयों की सूचना रहती थी, जैसे अशोक के अभिलेख थे। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी के अभिलेख थे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक राज्यादेशों एवं निर्णयों की सूचना रहती थी। तो श्रेणी जो अभिलेख वो 3 श्रेणी के थे, तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो नेक्स्ट 2 श्रेणी और इसकी देख लेते हैं हम। द्वितीय श्रेणी के वे अनुष्ठानिक अभिलेख हैं जिन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव आदि संप्रदायों के मर्त अनुयायियों ने स्तंभों, प्रस्तर फलकों और मंदिरों एवं प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण को बनवाया था। तो द्वितीय श्रेणी के वे अभिलेख हैं। ठीक है, बौद्ध, जैन और वैष्णव, शैव आदि संप्रदायों के मत अनुयायियों ने, ठीक है, मतानुयायियों ने स्तंभों, प्रस्तर फलकों, मंदिरों एवं प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण कराया था। नेक्स्ट है तृतीय श्रेणी के अभिलेख कौन से हैं? देखिए, जिसमें राजाओं की विजय
प्रशस्तियों का आख्यान तो है, लेकिन उनके दोषों का उल्लेख नहीं है। उनको तृतीय श्रेणी के अभिलेखों में रखा गया है। अब आप आगे देखेंगे महत्वपूर्ण अभिलेख जो एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिलेखों से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से पूछा ही जाता है। अभिलेख यहाँ पे देखेंगे आप, अभिलेख और शासक एवं अभिलेख की विशेषताएं। तो इनकी जो शासक हैं जिनके टाइम में उनको बनवाया था, ठीक है, और अभिलेखों की जो विशेषताएं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको किसने बनवाया था? हाथी गुम्फा अभिलेख को बनवाया था कलिंग राज खारवेल ने, ठीक है। अब तिथि रहित अभिलेख भी हाथी गुम्फा अभिलेख को कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है जिसको कलिंग राज खारवेल ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़ या फिर इसे हम बोलते हैं गिरनार अभिलेख, दूसरा इसका उपनाम भी है जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, रुद्रदामन। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए सुदर्शन झील के बारे में जानकारी। देखिए इसमें क्या है, सुदर्शन झील के बारे में जानकारी दी है, ठीक है, और रुद्रदामन के समय में इसको बनवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख, नेक्स्ट है क्या है, नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री और सातवाहनों की उपलब्धियां हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, समुद्रगुप्त इनकी दिग्विजयों की जानकारी इस प्रयाग स्तंभ अभिलेख में है। और नेक्स्ट है ऐहोल, ये तो कई बार पूछा गया है कि ऐहोल अभिलेख, ठीक है, ऐहोल अभिलेख किसने बनवाया था, ये किसका शासनकाल में हुआ था? तो पुलकेशिन, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में इसको बनवाया गया था ऐहोल अभिलेख को। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख, तो मालवा नरेश यशोवर्मन ने इसको बनवाया था और रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी इस अभिलेख से मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। मंदसौर अभिलेख ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो मंदसौर अभिलेख को बनवाया था मालवा नरेश यशोवर्मन ने, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी इस अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख, नेक्स्ट क्या है हमारा, ग्वालियर अभिलेख जिसको प्रतिहार नरेश भोज ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है भीतरी एवं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, इसको स्कंद गुप्त ने खुदवाया था, बनवाया था। हूणों पर विजय का विवरण इस अभिलेख में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजय सिंह ने बनवाया था। बांसखेड़ा मधुबन अभिलेख हर्षवर्धन की उपलब्धियों का जो है इसमें विवरण है। बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख सातवाहनों की उपलब्धियां इसमें हैं। अयोध्या अभिलेख शुंगों की उपलब्धियां हैं। भरहुत अभिलेख सुगन रेण शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा ये जो है निर्मित है, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एरण अभिलेख, भानुगुप्त ने इसको बनवाया था और सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है एरण अभिलेख है, कई बार पूछा गया है। मंदसौर अभिलेख, ऐहोल अभिलेख ये सब पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। गैर राजकीय अभिलेखों में यमन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिससे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस स्तंभ लेख से मिलता है? तो आंसर रहेगा गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है, ठीक है। और हेलियोडोरस का वेशनगर जो विदिशा के नाम से भी फेमस है। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें भारतवर्ष का सर्वप्रथम जो है उल्लेख मिलता है, जो किसने खुदवाया था? खारवेल ने। अब मैंने बताया था खारवेल ने, ठीक है। नेक्स्ट है दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगौरा अभिलेख में मिलता है, किसमें? सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है एरण यानी कि मध्य प्रदेश में है, से प्राप्त बराह भगवान पर हूणराज तोरमाण का लेख
अंकित है। किसका? हूणराज तोरमाण का लेख अंकित है एरण अभिलेख में। ठीक है, बराह भगवान पर हूणराज तोरमाण का लेख अंकित है। भूमि अनुदान, ठीक है, पत्र ये प्राय तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण होते थे। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि भूमि अनुदान जो पत्र है वो किस पर उत्कीर्ण होते थे, तो तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण होते थे। ठीक है, राजाओं, सामंतों द्वारा भिक्षुओं, ब्राह्मणों, ठीक है, मंदिरों, बिहारों। देखो सामंत क्या होते थे? एक मुख्य अधिकारी होते थे राज्य में, उनको सामंत बोलते थे। भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिरों, बिहारों, जागीरदारों और अधिकारियों को दिए गए गांव, भूमियों और राजस्व संबंधी दानों का विवरण भूमि अनुदान पत्र में होता था, जिसे तांबे की चादर पर उत्कीर्ण किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिनमें पूरा डिटेल होता था भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिरों और बिहारों में टोटल जो भी गांव में भूमियों और राजस्व संबंधी दानों का विवरण इसमें रहता था। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए भूमि अनुदान जो पत्र थे जो प्राकृत, ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे जो प्राकृत, संस्कृत, तमिल एवं तेलुगु भाषाओं में लिखे गए हैं। ठीक है, भूमि अनुदान पत्र प्राकृत, संस्कृत, तमिल एवं तेलुगु भाषाओं में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है विदेशी अभिलेख। देखो विदेशी अभिलेख का भी जो है कई बार पूछ लिया जाता है। विदेशों से प्राप्त अभिलेखों में एशिया माइनर में, ठीक है, बोगाज कोई नामक स्थल से लगभग 1400 ईसा पूर्व का संधि पत्र अभिलेख मिला है, जिसमें मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य नामक वैदिक देवताओं का जो देवताओं के नाम क्या हैं उसमें उत्कीर्ण है। ठीक है, मिस्र के तेलु अल अमनों में मिट्टी की कुछ तख्तियां मिली हैं, जिन पर बेवी लोनिया के कुछ शासकों के नाम उत्कीर्ण हैं, जो ईरान व भारत के आर्य शासकों के नामों जैसे हैं। ठीक है, जो भारतीय शासक आर्य शासकों के नामों जैसे हैं। नेक्स्ट है पारसी पोलिल एवं बेहिस्तून अभिलेखों से ज्ञात होता है। पारसी पोलिल एवं बेहिस्तून अभिलेखों से ज्ञात होता है कि ईरानी सम्राट दारा प्रथम ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, सिंधु घाटी नदी पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट प्रातात्विक स्रोत हैं 206 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, प्राप्त हो पाता है। इसके पूर्व के सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ज्ञान नहीं है। को देखो ये सिक्के क्या कहलाते थे? आहत के सिक्के। इन सिक्कों को आहत के सिक्के कहते थे। ये पंच मार्क्ड कहलाते थे। मुद्राओं का उपयोग दान, दक्षिणा, क्रय विक्रय जो आज भी किया जाता है, वेतन, मजदूरी के भुगतान में होता था। ठीक है, जिन्हें आहत के सिक्के बोला जाता था। नेक्स्ट है शासकों की अनुमति से, ध्यान से देखेंगे, शासकों की अनुमति से व्यापारिक संघों, श्रेणियों ने भी अपने सिक्के चलाए थे। ठीक है, व्यापारिक संघों ने भी अपने सिक्के चलाए थे। सर्वाधिक मात्रा में मुद्राएं मौर्योत्तर काल की मिलती हैं। मौर्योत्तर मतलब मौर्य काल के बाद की। ठीक है, जो सीसा, तांबा, कांसे, चांदी और सोने से बनी होती थी मौर्योत्तर काल की मुद्राएं। देखिए नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुषाण शासकों द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों में जहां सर्वाधिक शुद्धता थी, वहीं गुप्तों ने सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए। ठीक है, वहीं गुप्तों ने सबसे अधिक मात्रा में, अगर पूछा जाए तो गुप्तों ने जारी किए थे, लेकिन कुषाण शासकों ने स्वर्ण सिक्कों में जहां सर्वाधिक इनके सिक्कों में क्या थी? शुद्धता थी। नेक्स्ट है धातु के टुकड़ों पर ठप्पा मारकर बनाई गई। ठीक है, धातु के टुकड़ों पर ठप्पा मारकर बनाई गई बुद्धकालीन आहत मुद्राओं पर पेड़, मछली, ठीक है, सांड, हाथी, अर्ध चंद्र आदि वस्तुओं की आकृति होती थी। मुद्राओं से तत्कालीन आर्थिक दशा तथा संबंधित राजाओं की साम्राज्य सीमा का भी ज्ञान हो जाता था। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का
अनुयायी होने का प्रमाण होता है। ठीक है, तो कनिष्क के बारे में कई बार पूछा गया है, किस धर्म का अनुयायी था, तो कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये भी सिक्कों से ही पता लगा है, क्योंकि उस पर कुछ प्रतिमाएं वगैरह बनी होंगी, सिक्कों पर उकेरी गई होंगी। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यूप बना है, जबकि कुछ पर अश्वमेघ पराक्रम शब्द उत्कीर्ण है, जिसमें उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इसका मतलब है समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी होने का प्रमाण यहाँ से मिलता है कि समुद्रगुप्त जो था संगीत प्रेमी था। ठीक है, तो आप इनसे जो मुद्राएं हैं उनसे भी अंदाजे लगा सकते हैं जो राजाओं के शासन थे वो किस में इंटरेस्टेड थे। नेक्स्ट है इन सभी राजाओं के बारे में नेक्स्ट हम क्रम वाइज क्रम के शासन के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इतिहास जहाँ से जुटाया उनके बारे में जानकारी कर रहे हैं। इंडो यूनानी इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के ही हैं। ठीक है, इंडो यूनानी और इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के ही हैं। सातवाहन राजा सातकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत उत्कीर्ण होने से उसके द्वारा समुद्र विजयी होने का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो सातवाहन का जो राजा था सातकर्णी, उसका जो है एक सिक्के पर क्या था, समुद्र का जो है विजय का अनुमान लगाया जाता है उसको देख करके। नेक्स्ट देखते हैं, देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की व्याघ्र शैली चांदी की मुद्राओं से उसके द्वारा पश्चिम भारत के शकों पर विजय सूचित होती थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये कहाँ से पता लगता है, व्याघ्र शैली की मुद्राओं से। ठीक है, इसके बारे में पता लगता है पश्चिम भारत के शकों पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट इतिहास का स्रोत है स्मारक एवं भवन। ठीक है, नेक्स्ट स्रोत है जो साक्ष्य इतिहास का स्मारक एवं भवन। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती थी। ये कई बार एग्जाम पूछा गया है कि उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली किस पर आधारित थी, तो ध्यान रखेंगे नागर शैली पर आधारित थी। ठीक है, तो दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली पर आधारित थी। तो भाषा भी कुछ इंडो जो है द्रविड़ बोली जाती है साउथ में। ठीक है, साउथ साइड में। तो यहाँ आप देख सकते हो दक्षिण में भारतीय मंदिरों की कला शैली द्रविड़ कला शैली थी। तो मंदिरों के आधार पर भी पता लगाया जा रहा है किस प्रकार की जो है उन्होंने शैली अपनाई थी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, जबकि दक्षिणापथ के वे मंदिर जिनमें नागर और द्रविड़ दोनों का शैलियों का अगर प्रयोग हुआ है तो वेसर शैली के मंदिर उन्हें कहते थे। किस शैली के, तो ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया है कि नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ तो उन शैली के मंदिरों को किस प्रकार के मंदिर कहा जाता था, तो वेसर शैली के मंदिर कहा जाता था। जावा के, ठीक है, बोरोबुदुर मंदिर से वहाँ 9वीं शताब्दी में महायान बौद्ध धर्म की लोकप्रियता प्रमाणित होती है। ठीक है, लोकप्रियता प्रमाणित होती है। नेक्स्ट है जो इतिहास का प्रमाणित स्रोत है मूर्ति कला। ठीक है, मूर्ति कलाओं से ही पता लगाया जाता है उस टाइप का जो राजा था किस में जो है उसका इंटरेस्ट था। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्त काल के बाद का जो काल है गुप्तोत्तर काल कहलाया जाएगा। ठीक है, में जो मूर्तियां निर्मित की गई उनसे जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है कि मूर्ति कला में लोग कितने इंटरेस्टेड थे, मूर्तियां बनाते थे। कुषाण काल में, गुप्त काल में ज़्यादातर मूर्तियां किसमें हैं, गुप्त काल में बनी हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, कुषाणकालीन मूर्तिकला में जहाँ विदेशी प्रभाव अधिक है वहीं गुप्तकालीन मूर्तिकला में स्वाभाविकता परिलक्षित होती है, जबकि गुप्तोत्तर काल में सांकेतिकता अधिक है। तो तीनों आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुषाण काल में विदेशी अधिक प्रभाव था और गुप्त काल की जो मूर्तिकला थी उसमें स्वाभाविकता परिलक्षित थी, जबकि गुप्तोत्तर काल की जो मूर्ति थी, ठीक है, उनमें क्या था, सांकेतिकता अधिक होती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन का यथार्थ झांकी मिलती है। ठीक है, तो इसमें जन सामान्य की यथार्थ झांकी का यहाँ से बोध होता है, ये जो भी हैं भरहुत, बोधगया और सांची और अमरावती की मूर्तिकला में। ठीक है, नेक्स्ट जो है इतिहास का साक्ष्य क्या है, चित्रकला। ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट है चित्रकला। तो चित्रकला है नेक्स्ट, अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन, ठीक है, राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वतता, ठीक है, शाश्वतता सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। ठीक है, तत्कालीन जीवन की
झलक मिलती है। नेक्स्ट है अवशेष। देखिए नेक्स्ट है हमारा जो इतिहास का स्रोत है अवशेष। पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी में उत्खनन द्वारा प्राप्त पुरापाषाण युग के पत्थर के खुरदुरे हथियारों औजारों से अनुमान लगाया गया है कि भारत में 4 लाख से 2 लाख वर्ष ईसा पूर्व मानव रहता था। ठीक है, भारत में 4 लाख से 2 लाख वर्ष ईसा पूर्व मानव रहता था। ठीक है, पाकिस्तान में जो सोहन नदी घाटी में उसका उत्खनन हुआ है उससे इसका पता लगा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 से 6000 वर्ष ईस्वी पूर्व वह कृषि कार्य, पशुपालन, कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना तथा पत्थर के चिकने औजार बनाना जो है था, उनसे इसके बारे में पता लगता है, जो उत्खनन हुआ था नदी का। ठीक है, तो 10 से 6000 ईस्वी पूर्व वह कृषि कार्य, पशुपालन, कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना तथा पत्थर के चिकने औजार बनाना सीख गया था मानव। ठीक है, तो उससे ये साक्ष्य मिलता है भारत में 4 से 2 लाख के 4 से 2 लाख ईसा पूर्व के बीच भारत में मानव रहता था। गंगा यमुना के दोआब में पहले काले और लाल मृद भांड और फिर चित्रित भूरे रंग के मृद भांड प्राप्त हुए। ठीक है, अब हम चित्रकला के बारे में पढ़ रहे हैं, चित्रकारी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनसे पता लग रहा है हमें इतिहास के बारे में। तो ध्यान से देखेंगे। गंगा यमुना के दोआब में, ठीक है, दोआब मतलब गंगा यमुना का जो मैदान है, पहले काले और लाल मृदभांड मतलब काले मिट्टी के बर्तन और लाल मिट्टी के बर्तन, फिर चित्रित भूरे रंग के मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, मटके वटके जो भी हैं, ठीक है, उनको मृदभांड बोला जाता है। ठीक है, वो प्राप्त हुए हैं गंगा यमुना के मैदान। तो कहीं ना कहीं पता लगता है कि गंगा यमुना के मैदान में जो लोग रहते थे मिट्टी के बर्तन यूज करते थे। मोहनजोदड़ो में 500 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं जो हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के धार्मिक विश्वासों की ओर इंगित करती हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से जो 500 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं तो हड़प्पा संस्कृति के जो निवासी थे उनमें धार्मिक विश्वासों की ओर इंगित करते हैं, यानी कि मानव में धार्मिक विश्वास की भावना भी थी। मोहनजोदड़ो की जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उनसे पता लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है बसाड़। प्रारंभिक शैली से 274 मिट्टी की मोहरें मिली हैं। ठीक है, कौशाम्बी में व्यापक स्तर पर किए गए उत्खनन कार्य में उदयन का राजप्रसाद तथा घोषिताराम नामक एक बिहार मिला है। ठीक है, कौशाम्बी में जो व्यापक स्तर पर किए गए उत्खनन है, जो उत्खनन किया गया है उसमें उदयन का राजप्रसाद और घोषिताराम नामक एक बिहार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरजीखेड़ा आदि की खुदाइयों से ज्ञात होता है कि देश में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व लगभग आरंभ हो गया था। तो बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है ये। तो अंतरजीखेड़ा आदि की खुदाइयों से ज्ञात होता है कि देश में जो लोहे का प्रयोग हुआ था 1000 ईसा पूर्व हो गया था। ठीक है, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। ठीक है, तो जो पुरातत्वविद हैं रोमिला थापर, इनके अनुसार जो है 800 ईसा पूर्व लोहे का आरंभ हुआ था। ठीक है, लोहे का प्रयोग हुआ था, तो रोमिला थापर के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण भारत में अरिकमेडु नामक स्थल की खुदाई से रोमन सिक्के, दीप का टुकड़ा, ठीक है, दीप का तथा बर्तन आदि मिले हैं, जिससे यह पुष्ट हुआ है कि ईसा की आरंभिक शताब्दियों में रोम तथा दक्षिण भारत के मध्य घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, तो यहाँ से पता लग रहा है, तो अरिकमेडु नामक स्थल से पता लग रहा है कि खुदाई में जो रोमन के सिक्के मिले हैं, क्योंकि उससे तो व्यापार के बारे में पता लग रहा है, और जो संस्कृति है दीप का टुकड़ा मिला है उससे पता लग रहा है, और बर्तन वगैरह जो मिले हैं उससे पता लग रहा है, जिससे स्पष्ट हुआ कि ईसा की आरंभिक शताब्दियों में दक्षिण भारत के मध्य जो है घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, रोम के और दक्षिण भारत के मध्य, ध्यान देंगे, रोम के और दक्षिण भारत के मध्य जो अरिकमेडु में जो मिले हैं सिक्के और दीप का टुकड़ा, उनसे पता लगता है कि रोम और दक्षिण भारत के मध्य व्यापारिक संबंध बहुत ही घनिष्ठ थे। अगर आप यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपकमिंग वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहने के लिए। वीडियो देखने के लिए